एवरीवन। आज हमारा एक नया अध्ययन बिंदु जिसे हम इतिहास में स्वराज्य दल कहते हैं, स्वराज्य दल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसकी स्थापना कैसे, किसके नेतृत्व में हुई, उन पहलुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस स्वराज्य दल के कुछ प्रमुख जो उद्देश्य थे वहाँ कौन कौन से थे, उन बातों का हम जिक्र करेंगे। और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वराज्य दल के जो नेता थे, उन नेताओं ने किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना उचित समझा, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के इस टॉपिक के साथ मैं दिनेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे टॉपिक की तरफ अग्रसर होते हैं। स्वराज्य दल की स्थापना 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए जाने के कारण बहुत से नेता क्षुब्ध हो गए थे। हमने इससे पहले जो असहयोग आंदोलन पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि एकदम से अचानक महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्योंकि उनको एक बात का भय सताने लग गया था कि कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग असहयोग आंदोलन में हो सकता है। ऐसा संदेह होने के कारण इन्होंने तत्काल उस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो क्षुब्ध हो गए, इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग दल का निर्माण कर दिया। और उस समय ये एकदम ऐसी घटना ना घटी कि एकदम से इतना जो जोरों शोरों से जो आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन, वहाँ एकदम से बंद कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। तो लोगों ने नाराज़गी जताते हुए अपनी एक अलग से एक दल का निर्माण कर दिया गया और उसी दल का नाम क्या रखा गया, स्वराज दल रखा गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। इस दल का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद, जिसे प्रयाग भी कहा जाता था उस समय, जो वर्तमान समय में यूपी में स्थित है, तो वहाँ पर इसका अधिवेशन होता है जिसमें इसका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित हुआ कि किस प्रकार के संविधान की हमें ज़रूरत है। इन सभी बातों का वहाँ पर जिक्र हुआ। स्वराज्य दल के उद्देश्य, ऐसे कौन कौन से उनके उद्देश्य थे, ऐसी कौन कौन सी उनकी बातें थी जिन बातों को मनाने के लिए इस दल का निर्माण किया गया, उनको देख लेते हैं। तो भारत को स्वराज्य दिलाना, सेल्फ रूल, अपने खुद का जो एक नियम, एक कायदा कानून जो होता है, एक जो अपना स्वयं के जो अधिकार जो होते हैं, उसको ब्रिटिश सरकार के हाथों से स्वयं भारत की जनता को सौंपना, एक ये भी बहुत बड़ा उद्देश्य था। सेकेंड, परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बना। असहयोग आंदोलन में क्या था कि एक जो भारतीय थे उन्होंने निश्चित किया था कि हम किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश शासन जो है, उसमें हम किसी भी प्रकार का उनको सहयोग नहीं करेंगे। ये एक प्लानिंग की गई थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि परिषद, हमने भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, इन दो अधिनियमों के माध्यम से, इन दो जो कानून जो थे उनके माध्यम से हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से केंद्रीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय व्यवस्थापिका किस प्रकार से हुआ करती थी, क्या द्वैध शासन प्रणाली होती थी, उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। तो परिषद में प्रवेश कर, इससे पहले जो हमारी क्लास रही थी उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से क्रिप्स मिशन जो भारत आया था
दिल्ली पहुंचा और किस प्रकार से लोगों ने उसका विरोध किया, तो उन्होंने एक अपना सुझाव दिया था कि परिषद का और उस परिषद में कौन कौन से देशी रियासतें शामिल होगी, कौन कौन सी देशी रियासतें अपने स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रख सकती है। ये सब बातें हमने जो लास्ट हमारी जो क्लास रही थी उसमें हमने देख लिया। तो ये भी एक उनका उद्देश्य था कि हम परिषद में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले हम परिषद में अपने आप को स्थापित करेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार को असहयोग करें। ये भी एक इनका उद्देश्य था। थर्ड नंबर है सरकार की नीतियों का घोर विरोध कर उसके कार्यों में अड़ंगा लगाना। उस समय जो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ होती थी, उन नीतियों के जो अत्याचार जो होते थे उनके फलस्वरूप उनका हम क्या करेंगे, हम बाधा डालेंगे उनमें। छोटे मोटे हम ऐसे विद्रोह करेंगे, ऐसी आवाज़ उठाएंगे और उनको थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सके। उनका जो एक ढंग है कार्य करने का, उसमें वह क्या हो जाए, थोड़े डगमगा जाए। कौन? ब्रिटिश सरकार। और ये किसका सोचना था? भारतीय लोगों का सोचना था। और सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए विवश हो जाए, मजबूर हो जाए, बदलाव करना आवश्यक हो जाए उनके लिए, ऐसा कार्य हम करेंगे। स्वराज्य दल के कुछ कार्यक्रम निश्चित किए गए, वो कौन कौन से थे? फर्स्ट नंबर, परिषद में जाकर सरकारी आय व्यय के ब्यौरों को रद्द करना। हम अपने आप को क्या करेंगे, परिषद में स्थापित करेंगे, और जब तक हम परिषद में स्थापित नहीं कर पाएंगे स्वयं को, तब तक हम ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं उनका हम किसी भी प्रकार से विरोध नहीं कर सकते। आर्थिक सैनिक कारणों से भी हम नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या एक अपनी सोच को बदला। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिषद में जाना उचित समझेंगे और परिषद में रहकर हम जो परिषद में जो आय व्यय का जो ब्यौरा रहता है उसको भी क्या करेंगे, धीरे धीरे रद्द करने का प्रयास करेंगे। सेकेंड है सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना जिनके द्वारा नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया गया। हमने पिछली जो क्लास से हमारी रही थी उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से उस समय ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट जो हुआ करती थी उसमें ब्रिटिश अधिकारी होते थे, किसी छोटी मोटी उनके किसी अधीन कोई एक छोटा सा उनको एक पद दे दिया जाता था। लेकिन अधिक से अधिक हम देख चुके हैं कि जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट जो हुआ करती थी वह ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही हुआ करती थी। कहने का मतलब ये है कि जो वास्तविक जो शक्ति होती थी वह वास्तविक शक्ति ब्रिटिश सरकार के अधीन ही हुआ करती थी। उनके एक हिस्से के रूप में भारतीय लोगों का चयन किया जाता था। तो वो जो पावर जो हुआ करती थी उसको भी क्या करेंगे, कम करने का प्रयास करेंगे। थर्ड है राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि लाने वाले प्रस्ताव। ऐसे प्रस्ताव लाएंगे जिससे क्या हो, देश की शक्ति में वृद्धि हो, देश क्या वो बने, आत्मनिर्भर बने, शक्तिशाली बने। प्रस्ताव या फिर ऐसी योजना कोई भी हो, उन योजनाओं को या फिर विधेयक ऐसे कोई बिल होगा उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर? परिषद में। चौथा है केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका। हमने पहले ही जिक्र कर लिया। सभाओं के सभी निर्वाचित स्थानों को घेरने के लिए प्रयत्न करते रहना जिससे कि स्वराज्य दल की नीति को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। पांचवा है परिषद के बाहर महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित रचनात्मक कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करना। हम परिषद में रहते हुए गांधी जी के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उनको क्या करेंगे, हम सहयोग प्रदान करने का कार्य करेंगे। 6 नंबर है हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार भी रहेंगे। हम सत्य के लिए आग्रह करना, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया,
इस प्रकार के जो सत्याग्रह होंगे उनके लिए भी हम क्या करेंगे, अपने आप को तैयार रखेंगे। और यदि आवश्यक हो तो हम क्या करेंगे, हम अपने परिषद में जो हमारा जो पद होगा, हमारी जो पोस्ट होगी, वहाँ से भी हम क्या करेंगे, अपनी जो पोस्ट होगी उसको त्याग देंगे। स्वराज्य दल ने अपने इन कामों को पूरा करने में अप्रत्याशित सफलता भी प्राप्त की। केंद्रीय धार सभा पढ़ने का प्रयास करें। किसी तकनीकी कारणों की वजह से यहाँ पर धारा सभा का उल्लेख हो गया है। में 145 स्थानों में से 45 स्थान स्वराज्य दल के प्रतिनिधियों ने प्राप्त कर लिए। उस समय ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी। वहाँ उन्होंने स्वतंत्र तथा राष्ट्रवादी सदस्यों से गठबंधन कर अपना बहुमत भी बना दिया। वर्तमान समय में भी यही होता है कि किसी भी दल के पास में जिस दल के पास जितना बहुमत होता है, उसी दल का एक हम सरकार के पहलू के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। तो उस समय भी ये पहलू या उस समय भी ये सब बातें हो चुकी थी और सरकार के कार्यों में अड़ंगा डालना शुरू कर दिया इन्होंने। जैसे ही इनको थोड़ी सी सफलता मिली तो ब्रिटिश सरकार के जो कार्य थे उनमें अड़ंगा डालना इन्होंने शुरू कर दिया। और शुरू कहाँ से होता है, बंगाल में इस आंदोलन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। सबसे पहले वहाँ के गवर्नर ने स्वराज्य दल के नेता CR दास, चित्तरंजन दास को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी कर दिया। गवर्नर जनरल उस समय हुआ करता था, अंग्रेज का एक राजदूत के रूप में हम कह सकते हैं, जो भारत की देखरेख करता था। तो उन्होंने इनको आमंत्रित कर दिया कि आप अपनी सरकार बना दीजिए, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। लेकिन चित्तरंजन दास इन्होंने इनकी बात को मना करते हुए इनका जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट हम आगे की क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से इस दल की कोई कमी थी या इस दल की ऐसी कोई कमजोरियां थी। उन सभी बातों का हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।